स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक हो सब लोग? खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और खूब बढ़िया मेहनत कर रहे हो। सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है। हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स पढ़ लिया, मोमेंटम भी पढ़ लिया, ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया, लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लिए। हाँ, सब कुछ पढ़ लिया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ लिया आपने। अब अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। वर्क किसे कहते हैं? काम किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? सब जानते हैं। भाई पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो भी तो काम है। नोट्स बना रहे, वो भी तो काम है। मैं लेक्चर दे रहा हूं, वो भी तो काम है, कार्य है। और आप पढ़ रहे, वो भी तो कार्य है। हैं? तो क्या ये सब काम है? आप नोट्स बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। और कभी कभी अपन कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी चट्टान को धक्का दिया। चट्टान तो नहीं हिली, लेकिन मैंने उसको खूब देर तक मैं उसको धक्का देता रहा। मैं तो थक गया। मैंने कितनी मेहनत की, आज कितना काम किया। तो कुछ काम किया क्या? चट्टान हिली क्या? नहीं। अच्छा, अगर मैं बहुत एक 15-20 किलो का जो है ना कोई भी वजन लेकर और सिर पर खड़ा रहूं और खड़े खड़े थक जाऊं, मैं तो बोलूंगा मैंने आज बहुत काम किया। लेकिन हमारी साइंस की डेफिनेशन में वो वर्क नहीं है। तो वर्क क्या है? साइंस की डेफिनेशन में हम वर्क कहते हैं उसको जिसमें क्या होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आपने चट्टान को धक्का दिया तो काम नहीं हुआ, लेकिन चट्टान यदि खिसक जाती है तो हम उसको वर्क मानते हैं। तो हमारी साइंस की वर्क की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो क्या है वर्क की डेफिनेशन? आ जाओ बच्चों। ठीक है, पहला एग्जांपल फटाफट देखो, आ जाओ। यू एक्सर्टेड ए प्रेशर ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड। पहला। फिर एक लड़की, एक गर्ल पुल्स ए ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, मूवमेंट हुआ है। और तीसरा, लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट, एक किताब को जमीन पे उठा के ऊपर लाए, वो भी काम हुआ है। तो इन सारी बातों में यदि हम देखते हैं तो एक चीज क्लियर होती है। क्या होती है? कि वर्क जो है ना, वो क्या चाहिए उसको, वर्क को वी डिफाइन वर्क। हाँ, इधर देखिए, पहले इधर देख लेते हैं। We shall first consider the case when the force is acting on the direction of the displacement. Let a constant force F acts on an object and let the object be displaced through a distance S. अगर कोई ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाए थोड़ा S डिस्टेंस से, तो हमारा वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल। फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा वर्क। वेरी सिंपल। एंड फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और अपोजिट टू डायरेक्शन में भी लगाया जा सकता है। कैसे? मान लिया अपनी गाड़ी चल रही है और गाड़ी तो इस डायरेक्शन में चल रही है और अपने को रोकनी है, तो अपन क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो फोर्स डायरेक्शन कौन सा लगा रहा है? उल्टा, बैक साइड में। और गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? आगे। तो यहां पर वर्क
नेगेटिव होगा, और जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। एक तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा आता है जो वर्क है ना, उसकी यूनिट क्या है। देखो W इज इक्वल टू एफ एस। जब W इज इक्वल टू एफ एस है तो वर्क की यूनिट हुई न्यूटन मीटर। F की न्यूटन है, F की न्यूटन है, तो इनटू मीटर, तो न्यूटन मीटर है, तो इसको हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया हमने नाम, हमने नाम दे दिया इसका जूल। देखो क्या है, जरा इधर देख लो। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स multiplied by the distance displaced by moved by the in the direction of the force, and work has only magnitude and no डायरेक्शन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर एक न्यूटन मीटर का हो जाता है, तो हियर द यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। अब नया नाम आ गया, वर्क की यूनिट आ गई जूल। क्या आ गई, जरा याद कर लो अच्छे से, जूल। अब एक बात मुझे अच्छी याद आ रही है, अभी अपन ने पहले पढ़ा था MK सिस्टम और CGS सिस्टम। अब न्यूटन मीटर है, ये तो MK सिस्टम है, तो बताओ CGS सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होगी, और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट भी क्या होगी। तो जरा अपना जीके बढ़ा लेते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना जीके बढ़ता रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। तो फोर्स की यूनिट तो है अपनी, क्या है फोर्स की यूनिट, न्यूटन, ठीक है, ये तो है MKS में, और ये क्या है MKS में, MKS सिस्टम में, और CGS में हो जाएगी फोर्स की यूनिट डाइन। ओहो हो, ये तो नया शब्द है। तो कितना डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है, हम लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। मजा आया। इसी प्रकार से जो W था ना वर्क, उसकी यूनिट क्या थी, जूल। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है, जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, और इसको CGS सिस्टम में बन जाएगा अर्ग। याद रखोगे, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये अपन ने कुछ नई चीज पढ़ ली आज, जो अपनी बुक में नहीं है, लेकिन अपने जनरल नॉलेज बढ़ाती है। कभी एग्जाम दोगे ना अच्छे अच्छे, तो उसमें काम आएगी, नहीं तो आगे काम आएगी। तो अपना जीके बढ़ गया, तो जूल पढ़ लिया, तो ठीक है। अब जूल पढ़ने के बाद अब फटाक से क्वेश्चन कर लो। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 5 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, और 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल अपन ने वर्क किया। बहुत इजी है ना। सिमिलरली ये क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन जल्दी से। क्या है, फोर्स दे रखा है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, वेरी सिंपल, 7 इंटू 8 हो जाएगा ना, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 जूल। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। ये तो अपन ने पढ़ लिया जल्दी 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 जल्दी, बहुत कम टाइम लगा। हाँ, अब आ जाओ जरा आगे, क्या लिखता है। एक बोला है कि क्या याद करना है, देखो F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done can in the force is this. तो क्या है, जब मैंने अभी पढ़ाया था कि जब डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स का, ब्रेक लगाने वाला, नाउ रिटार्डिंग फोर्स F is applied in the opposite direction, that is the angle between the two direction is 180 degree. Then the object stops after the displacement S.
इन सच सिचुएशन वर्क डन कैन बी बाय द फोर्स इज नेगेटिव। तो अपने को एक चीज याद हो गई कि जब कभी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 180 डिग्री हो, यानी कि फोर्स इधर जा रहा हो और डिस्प्लेसमेंट उल्टा डायरेक्शन में जा रहा हो 180 डिग्री, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। Okay, work done is negative when the force acts opposite to the direction of displacement, and work done is positive when the force is in the direction of displacement. Question आ जाइए। Example 11.2. A porter lift a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 मीटर above। एक जो पोर्टर है ना बेचारा, कूली होता है ना बेटा, तो कूली होता है, वो क्या करता है, बोरी वगैरह या कोई भारी चीज़ उठा के कंधे पे रख के सामान रखता है ना बेटा। कभी ट्रक खाली करना होता है या कोई चीज़ खाली करनी होती है तो आपको वहाँ उसको बोलते हैं पोर्टर। या रेलवे में भी अपन लोगों के पोर्टर होते हैं जो अपना सामान उठा के ले जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आया, 15 किलो का कोई चीज़ है और वो उठा के उसने अपने सिर पे रखा। वो आपका सिर का जो हाइट है ना वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो पूछा क्या है कि जरा बताइए उसने कितना काम किया, तो मालूम करेंगे 15 इंटू 1.5, वेरी इजी है, तो आ जाएगा आंसर 15 इंटू। लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे, देखो 15 इंटू, यहाँ पर जो है ये वजन दिया हुआ है तो अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए जब अपन F निकालेंगे तो 15 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से और फिर डिस्प्लेसमेंट 1.5, तो अपना ये आंसर आएगा। कितना आ गया, कितना आ गया ये 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल, ये अपना आंसर है। अब अपने को एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी सिंपल है। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन डू वी से द वर्क इज डन, देयर अपन आंसर क्या देंगे, 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। कौन कौन सी सेट कंडीशन है, जरा वापस मैं हाईलाइट कर देता हूं, कौन सी 2 कंडीशन है। आ जाओ। When in 2 conditions should be satisfied to work to be done. Number 1, force should act on the object. Number 2, the object must be displaced. ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वर्क डन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, write an expression for the work done when the force is acting on an object in the direction of displacement. W is equal to Fs. Define 1 joule of work when 1 kilogram of the object is displaced by 1 Newton force. Then it's called 1 joule of work. फिर last question 4th. A pair of bullocks exert a force 140 न्यूटन का फोर्स, फील्ड जो है being plugged by 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, वेरी सिंपल, अगेन 1 Fs 140 इंटू 15 इज द आंसर, निकाल लीजिए। वन 140 इंटू 15 इज द आंसर। अब अपने काम की चीज आ जाती है, तो वर्क में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वर्क इज इक्वल टू Fs अपन ने पढ़ लिया। अब अपने पास अगला टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई, अरे इस लड़के में बहुत एनर्जी, ये थकता ही नहीं है। ये देखो 5 किलोमीटर दौड़ जाता है, इसमें बहुत एनर्जी है। ये मेरा मोबाइल है ना, बहुत लंबा टाइम तक जो है इसकी बैटरी चलती है, बिकॉज बैटरी हैज गुड एनर्जी।
बैटरी में अच्छा पावर है, अच्छी एनर्जी है, तो यहाँ एनर्जी पढ़ेंगे। फिर एक बात समझ में आएगी कि जो एनर्जी होती है ना, कौन कौन से प्रकार की होती है। ये जो अपन बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी है, जो ये लाइट आ रही है वो लाइट एनर्जी है, जो हीट है वो हीट एनर्जी है, और बिजली आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हमारे अंदर जो बॉडी में जो ताकत काम कर रही है वो मस्कुलर एनर्जी है। हम जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो एनर्जी डेवलप होती है वो केमिकल एनर्जी है। खाने के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, वो अपने अंदर कन्वर्ट होती है मस्कुलर एनर्जी से, और अपन लोग उसको कुछ काम कर लेते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी आती है, उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। अभी अपन वो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कोई चीज जब मूवमेंट करती है ना तो वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए, ये पंखा है ना, इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा हो रहा है? तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो गाड़ी में क्या हो रहा है? डीजल से आपने पेट्रोल भरा या डीजल भरा और गाड़ी चल रही है, तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? तो आप बोलोगे केमिकल एनर्जी ऑफ द डीजल इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन यहाँ थोड़ा सा अब पढ़ने वाले हैं, और आगे ये डेफिनेशन भी आने वाली है कि एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग ए वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी क्षमता, ठीक है। और ये भी अपन पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है ना उसका यूनिट भी वर्क वाला यूनिट ही है। एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है। ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। आ जाओ जरा जल्दी से। सबसे पहले इधर आ जाओ। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू possess एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू possess energy. The object which does the work loses energy and the work on which the work is done gains energy. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ना कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हो, ठीक है। सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी से पौधों ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस से बन गई केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से बन गया मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी से बना मैकेनिकल वर्क, व्हाटएवर। चलो, the energy possessed by an object is thus measured in terms of capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, and that is joule. 1 joule of energy is required to do 1 joule of work. Sometimes the larger unit of energy called kilojoule is also used. कभी कभी जूल के जगह किलो जूल भी यूज होता है जब लार्जर यूनिट की आवश्यकता होती है। तो समझ में आ गया, एनर्जी इज क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। अब जरा अपन पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, अभी अभी मैंने पढ़ा मैकेनिकल, और मैकेनिकल में दो प्रकार की एनर्जी है। एक तो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ये और यही तो खास है, यही तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक तो है काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट वाली, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसी पोजीशन के कारण से ऊर्जा होती है। मान लिया आपने स्प्रिंग को दबाया, अब स्प्रिंग में ऊर्जा आ गई, जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ते हो स्प्रिंग एकदम भागती है, तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल। किताब को यहाँ पे रखा,
और यहाँ से छोड़ा, नीचे गिरती है, टकराती है। मान लिया इतना बड़ा पत्थर है और आपके पैर नीचे, पैर के ऊपर गिर जाता है, पैर में बहुत तेजी से चोट लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर में कोई ना कोई एनर्जी थी, जैसे आपने छोड़ा वो पैर पे आके टकराया। चलो पढ़ेंगे। तो अपन ने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है, फिर हीट एनर्जी, फिर क्या है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। ये तो अभी अभी अपन ने 2 मिनट पहले पता ही था। अब आगे जाते हैं अपन पहली वाली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक को हिंदी में कहते हैं, सब बच्चे याद कर लो, तो हिंदी में थोड़ा सा अपने को समझने में, इसके नाम से ही अपने को कभी कभी समझ में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज का मतलब बिकॉज ऑफ द मोशन, मतलब कि अगर कोई ट्रक चल रहा है और ट्रक भारी भी है और ट्रक की वेलोसिटी मान लिया जो भी है, और आप किसी दीवार से टकरा जाता है ना, तो दीवार टूट जाती है। तो ट्रक के अंदर भी एनर्जी थी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो एनी एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने, गतिज ऊर्जा। आ जाओ। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। तेज गति से कोई चीज जाएगी ना, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी कि नहीं होगी, कि धीमे वाले से होगी। अगर ट्रक जो है तेज गति से आ रहा है, दीवार से टकरा गया तो क्या होगा, और ट्रक अगर धीमे से आ रहा है तो टकरा गया तो क्या होगा। तो मतलब जिसमें ज्यादा वेलोसिटी, मोर एनर्जी। ए मूविंग बुलेट, ओके, ब्लोइंग विंड, तूफान, रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। तेज से पत्थर मारोगे, आहा, सिर फूट जाएगा, बिकॉज उसकी स्पीड में एनर्जी। बुलेट, गोली, स्पीड में एनर्जी। हवा, तूफान आ रहा है, मकान गिरा देगा, छप्पर उड़ा देगा, पेड़ गिरा देगा। एनर्जी कहां से आई, स्पीड से। Kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. Note कर लो, note कर लो। How much energy is possessed by the moving body by virtue of its motion? By definition, we said the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. अब ये तो समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये भी समझ में आ गया कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये भी समझ में आ गया कि ज़्यादा तेज वेलोसिटी होगी तो ये एनर्जी तेज होती है। अब मुझे बताना ये है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे, मैथमेटिक्स बताइए जरा। भी तो ये तो साइंस है, हमको तो हर चीज़ कैलकुलेशन में चाहिए, परफेक्ट चाहिए, फिगर में चाहिए। तो फॉर्मूला निकालिए आप। तो फॉर्मूला ये निकाला है वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, कि उस पोजीशन में लाने के लिए जितना काम करना पड़ा, किसी ट्रक को जितनी ताकत से आपने उस फोर्स पे ले जाने के लिए जितना वर्क किया, वो वर्क है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आ जाओ जरा, फॉर्मूला है, कोई कह रहा है u स्पीड पे था, फिर बाद में v पे हो गया, उसको ताकत लगाई F, उसकी स्पीड हो गई v से u, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, तो w इज इक्वल टू क्या होता है, Fs। तो ये बना दिया फॉर्मूला, इससे बन गया ये। और मान लिया कोई वस्तु स्टार्टिंग हो रही है 0 से, तो u 0 हो गया, तो वर्क इतना हो गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये वाला। तो याद कर लो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। बी रेडी नाउ। काइनेटिक एनर्जी E काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 mv²। m यानी मास, v वेलोसिटी है, v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया है। अपन ने निकाला कैसे था, 1/2
एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर था। यू तो जीरो था, क्यों जीरो माना अपन ने? क्योंकि हमने ये माना कि स्टार्टिंग जीरो है। मान लिया गाड़ी जो है वो फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, उसको बढ़ाकर मुझे 8 मीटर पर सेकंड पे ले जाना है, तो क्या मेरा इस कंडीशन में यू जीरो होगा क्या? नहीं। तो ऐसा भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आने वाला है कि किसी मोटर को आपने पर्टिकुलर वेलोसिटी से बढ़ाकर उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ा दी तो बताइए उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई या उसमें कितना वर्क आपको करना पड़ा। ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम्पल में। तो आप आ जाओ रेडी होके। एग्जाम्पल नंबर 11.3 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट है 15 kg का, उसकी वेलोसिटी इतनी दे रखी है। सिंपल आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो 1/2 mv² कर लेंगे, तो ये आपने पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई। और एनर्जी का यूनिट लिखना मत भूलना, जूल। अब अगला क्वेश्चन आता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और क्वेश्चन क्या है? What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car is 1500 kg? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है। ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, m दे रखा है और अपने को कभी कभी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो तो अपन क्या करते थे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? 30 × 5/18 वाला, वो लगा देना तो ये आ जाएगा। फिर इसको भी ये आ जाएगा। फिर शुरू वाली 9 निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो क्या आ जाएगा ये। फिर अपन निकालेंगे फाइनल वाली वेलोसिटी, तो कितनी आ जाएगी फाइनल वाली ये। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये। क्या किया mv², 1/2 mv² को माइनस किया 1/2 mu² से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस इज द वर्क डन। ओके, बहुत वेरी सिंपल। और अब आ जाओ जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आ जाओ जरा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी अपन ने पढ़ लिया, इट्स बिकॉज ऑफ द मोशन। जरा इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. Kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to acquire that velocity. फिर ये भी लिख देना, and the formula is EK is equal to 1/2 mv²। ये भी लिख देना, तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट एन एक्सप्रेशन, ये तो आता है अभी 1/2 mv²। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। The kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity this 5 meter per second is 25 joule. कितनी दी है? 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? And what will be its kinetic energy if the velocity is increased by 3 times? Answer बताओ। 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। और यदि वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
v को स्क्वायर, v हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, क्या आंसर लिखोगे? इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, क्यों? बिकॉज ऑफ 1/2m या 2v का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, जरा फेयर में कर लें, आ जाओ जरा इधर फेयर में कर लेते हैं, चलो आ जाओ सब बच्चों। E k इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर। इफ v इज डबल्ड देन 1/2m 2v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2mv स्क्वायर इंटू 4। आंसर क्या आ गया 4 टाइम्स। और अगर मान लिया इफ v इज ट्रिपल्ड तो क्या लिखोगे 1/2m 3v का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1/2mv स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 टाइम्स। ये अपना आंसर हो गया। तो अभी आपने ये सब पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, और अब अपन को नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर अपन पावर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और सबसे अपना थर्ड सेशन जो रहेगा लास्ट वाला उसमें अपन करेंगे एक्सरसाइज। तो आज अपना पहला सेशन पूरा हो गया। तो अभी वर्क एंड एनर्जी में तीनों सेशन में अपना पूरा चैप्टर जिसमें सारे एग्जाम्पल्स, सारी डेफिनेशंस और सारी एक्सरसाइज बहुत प्रॉपर तरीके से अपन करते हैं ना। तो अभी आप सब लोग अच्छे होशियार हो गए और अपने को प्रैक्टिस करना है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पर भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है और आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, वी विल मीट अगेन इन द सेशन 2। थैंक यू।